नमस्कार। चलिए आज प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही जरूरी और मजेदार चैप्टर को समझते हैं और इसे हम बिल्कुल स्टडी नोट्स की तरह देखेंगे ताकि हर एक पॉइंट दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो सबसे अहम है और हाँ, एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है कि भाई जब 16 महाजनपद थे तो आखिर अकेले मगध ने ही बाजी कैसे मार ली? ऐसा क्या था मगध के पास जो दूसरों के पास नहीं था? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इस चैप्टर को इन 6 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि महाजनपद कैसे बने और फिर एक-एक करके मगध की कामयाबी के हर राज से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं। आखिर ये महाजनपद आए कहाँ से? मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये इतने शक्तिशाली राज्य कैसे बन गए? देखिए, ये पूरा बदलाव 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले थी जनजातियां, मतलब जन। फिर जब ये जन एक जगह पर बस गए तो बन गए जनपद। और फिर जब यही जनपद बहुत बड़े और ताकतवर हो गए तो कहलाए महाजनपद। है ना आसान? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आया क्यों? इस क्रांति के पीछे की वजह क्या थी? जवाब है लोहा। जी हाँ, लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास जब लोहे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर शुरू हुआ तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और देखिए, लोहे का असर दो तरफा था। एक तरफ तो लोहे के फाल से खेतों की गहरी जुताई होने लगी, जिससे फसल की पैदावार बढ़ गई। अब इतना अनाज था कि बड़े बड़े शहर और बड़ी बड़ी सेनाओं को आराम से खिलाया जा सकता था। और दूसरी तरफ इसी लोहे से बने पहले से कई ज्यादा खतरनाक हथियार। और इसी का नतीजा ये हुआ कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक पूरे भारत में 16 बड़े बड़े राज्य उभर आए और ये सब एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। एक जबरदस्त कंपटीशन चल रहा था। तो अब हम वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। जब रेस में 16 दावेदार थे तो आखिर मगध ही विनर कैसे बना? चलिए अब एक एक करके इसकी वजहों की पड़ताल करते हैं। मगध की सफलता का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण था उसकी ज्योग्राफिक स्थिति, मतलब सही जगह पर होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कहते हैं ना, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। आप देखिए, मगध की राजधानियां तो जैसे कुदरती किले थीं। पहली राजधानी राजगीर 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी थी, मतलब दुश्मन का आना लगभग नामुमकिन। और बाद में जो राजधानी बनी पाटलिपुत्र, वो तो एक जल दुर्ग थी। अब ये जल दुर्ग क्या होता है? ये एक ऐसा किला होता है जो नदियों से घिरा हो। ये नदियां दुश्मन के लिए एक प्राकृतिक खाई का काम करती थीं, जिसे पार करना बेहद मुश्किल था। और इतना ही नहीं, मगध गंगा के उपजाऊ मैदान में था। इसका मतलब खेती जबरदस्त होती थी, जिससे खजाना हमेशा भरा रहता था। और जब पैसा होता है तभी तो एक बड़ी सेना रखी जा सकती है मां? तो लोकेशन तो बेहतरीन थी ही, पर मगध के पास एक और तुरुप का इक्का था, और वो थे प्राकृतिक संसाधन। ये वो इंजन थे जिनसे मगध के साम्राज्य की गाड़ी चलती थी। मगध के पास हथियार बनाने के लिए लोहे की खदानें थीं, रथ और शहर बनाने के लिए घने जंगलों से लकड़ी मिलती थी, और सबसे खास बात, हाथी। मगध की सेना में हाथी बड़ी संख्या में थे, जो उस जमाने के बैटल टैंक हुआ करते थे। दुश्मन की सेना को रौंदते हुए निकल जाते थे। लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ अच्छी लोकेशन और ढेर सारे संसाधन काफी हैं? नहीं, उन्हें इस्तेमाल करने के लिए दमदार लीडरशिप भी तो चाहिए। और मगध इस मामले में बहुत किस्मत वाला था। उसे एक के बाद एक कई महत्वाकांक्षी और ताकतवर राजा मिले। हर्यंक वंश के बिंबिसार से लेकर शिशुनाग वंश और फिर भारत का पहला साम्राज्य बनाने वाले शक्तिशाली नंद वंश तक, हर किसी ने मगध को और बड़ा और मजबूत बनाया। इन राजाओं की सोच कैसी थी, इसका एक जबरदस्त उदाहरण है नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद का खिताब। वो खुद को सर्व क्षत्रिय अंतक कहलवाता था। और इस शब्द का मतलब जानते हैं? सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये टाइटल ही बताता है कि उसकी नीति कितनी साफ और क्रूर थी। सारे दुश्मनों को खत्म करो और साम्राज्य का विस्तार करो। तो चलिए अब सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। मगध की सफलता का जो सीक्रेट फॉर्मूला है, उसका एक फाइनल रिवीजन नोट बना लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। तो ये है मगध की सफलता का पूरा सार। सुरक्षित राजधानियां, खेती से भरपूर पैसा,
लोहा और हाथियों जैसे अनोखे संसाधन और इन सब को इस्तेमाल करने वाले ताकतवर राजा। इन 5 चीजों का कॉम्बिनेशन ही मगध की असली ताकत थी। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी साम्राज्य के बनने के लिए ज्यादा जरूरी क्या होता है? सही समय पर सही संसाधनों का मिल जाना, या फिर उन्हें हासिल करने और राज करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति? इस पर जरूर सोचिएगा।